क्या सब जिससे हम improve कर परफेक्ट सकते है। हैं। फोकस ऑन कंटेंट, बाकी चीजें तो अपने आप होती जाएंगी। मैं आपको सही बताऊं तो 7-8 साल पहले ये थॉट आया था। आई थिंक आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। उस टाइम पे मुझे इसका थॉट आ गया था और आज ये हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि कर्म शब्द में कितनी ताकत है। आप एक क्लैरिटी कोच हो, सो आपकी डिक्शनरी में कर्म शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ सबसे पहले। राइट, कर्मा मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। हर किसी का अपना परसेप्शन है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, पर मैं जो समझ पाया हूँ, ज़्यादातर लोग इसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से रिलेट करते हैं, है ना। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। ये इतना लीनियर नहीं है जो मैं समझता हूँ, मेरी ओपिनियन में। साइंस में हम पढ़ते हैं ना, अ थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मैं कर्मा को उससे रिलेट कर पाता हूँ। भगवत गीता ने बहुत क्लियरली, बहुत सिंपली बता दिया था, राइट। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल ठीक बात है ना। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट कर्म हमारे हाथ में। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट एवरीथिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्म करो पॉडकास्ट। आज का एपिसोड हमारा सबसे पहला एपिसोड है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं हूं मानव दहूजा, आपका होस्ट, आपका दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ये पॉडकास्ट लॉन्च क्यों कर रहे हैं। हमारा एम बिल्कुल सिंपल है, आपको एक प्रैक्टिकल विजडम और राइट गाइडेंस देना हमारे कंटेंट के द्वारा। इस पॉडकास्ट पर हम इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, एंटरप्रेन्योर्स, कोचेस, लीडर्स दुनिया भर से हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे और उनके लाइफ लेसन्स हम यहाँ आपको प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको एक क्लैरिटी और एक राइट गाइडेंस मिल पाए हमारे कंटेंट के थ्रू। सो एंड तक देखिएगा एंड यू ऑल्सो नो वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज योर लाइफ। सो आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है, मिस्टर जसपाल सिंह। मिस्टर जसपाल एक क्लैरिटी कोच हैं और एनर्जी हीलर हैं। सर लोगों को अपनी लाइफ में मदद करते हैं राइट गाइडेंस और क्लैरिटी लेने में एंड टू गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स, टू गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। सत श्री अकाल सर, हाउ आर सत श्री यू? अकाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्म करो थैंक पॉडकास्ट यू में। सो मच मानव जी। मैं समझता हूँ पहला सब कुछ स्पेशल होता है, पहला प्यार, स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, और आज आपके लिए ये बहुत खास दिन है और इस दिन पे आपने मुझे चुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड टू बी बहुत बहुत हियर। शुक्रिया सर। सर कैसा लग रहा है लोगों को कर्म करोगा? बहुत सुंदर हमारी आई थिंक 4-5 महीने पहले बात हुई थी इस जी। टॉपिक के बारे में। आपने बोला था कि मैं शुरू करूंगा एंड फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको इनवाइट करूंगा। ठीक है, चलो हमने एक्शन ले लिया ले उसके लिया, ऊपर। दैट्स ग्रेट, दैट इज कर्म ओनली। दैट्स कम ओनली। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है। तो सर आप एक क्लैरिटी कोच हो, सो आपकी डिक्शनरी में कर्म शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ सबसे पहले। राइट, सही बात है मानव जी। आज की डेट में बहुत फैशनेबल वर्ड हो चुका है कर्म, राइट। पर हर किसी का अपना परसेप्शन है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, पर मैं जो समझ पाया हूँ, ज़्यादातर लोग इसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से रिलेट करते हैं, है ना। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। ये इतना लीनियर नहीं है जो मैं समझता हूँ, मेरी ओपिनियन में। साइंस में हम पढ़ते हैं ना, अ थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मैं कर्मा को उससे रिलेट कर पाता हूँ, है ना। मैं आज जो भी सोच रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो वो सीड्स हैं मेरी लाइफ के गार्डन में। Okay. जैसे सीड्स में डालूंगा वैसे ही मुझे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात। कर्मा मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। सो गुड। आज भी जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे डिसीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं जो मैंने कभी भी लिए थे। और आज मैं जो डिसीजंस लूँगा, आज मैं जो भी एक्शंस करूँगा, मैं जो बोलूँगा, जो सोचूंगा, वही डिसाइड करेगा कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। बिल्कुल ठीक तो बात बोली। मेरी नज़र में कर्म की डेफिनेशन यही है। ठीक है। और जब भी मुझे लगता है मैं स्टक फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस में आता हूँ, मैं इमीडिएटली चेक करने जाता हूँ अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, कि मेरे कर्म कहाँ गलत जा रहे हैं। सो द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आप ये बिलीव करते हो कि आपके जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उसमें बहुत पावर है। बिल्कुल। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, एक रिलेशनशिप में अगर मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, केयर दे रहा हूँ, तो रिटर्न में मुझे वार्मथ देगा, है ना। और जब मैं किसी भी चीज़ में अच्छे थॉट्स डाल रहा हूँ तो वैसी ही वाइब्रेशंस भेज रहा हूँ, है ना।
जैसे हम अक्सर बात करते हैं, पावर ऑफ वर्ड्स पे हमारी बहुत बार बात होती है ना, हम ध्यान नहीं देते, समटाइम्स कुछ भी बोलते हैं, और हमें बचपन से ये ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं ना। हम कभी भी ये नहीं बोलते ध्यान से गाड़ी चलाना, हम बोलते ध्यान से गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट ना हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है ना। पढ़ेगा नहीं, फेल हो जाएगा, नंबर नहीं आएंगे, भूखा मरेगा। जबकि वो दूसरा वाला पार्ट नेसेसरी नहीं है। टू बी केयरफुल, वो पहला वाला पार्ट बहुत है। आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि क्या होने वाला है आपके साथ। एग्जैक्टली। और हमारी तो संस्कृति में बोला गया है कि हमारी जुबान पे कभी कभी सरस्वती होती है, पर हमें ये तो नहीं पता कब होती है। एंड टू चेक वर्ड्स, हमें जब भी कुछ बोलना है, हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये सच हो गया तो। बिल्कुल ठीक है सर। है ना। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए भगवत गीता ने बहुत क्लियरली, बहुत सिंपली बता दिया था, राइट। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल ठीक बात है ना। रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, बट कर्म हमारे हाथ में। हमारे साथ क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं, पर हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और कौन से सीड्स हमारे फ्यूचर के लिए डाल रहे हैं, वो तो हमारे हाथ में। तो क्लैरिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट एवरीथिंग। सर मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, बहुत ना पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है, बहुत कम होता है ऐसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मैंने आई थिंक आपको पहले ही बोला था जब हमारी फोन पे बात हुई थी। यस, हमारी पहली कॉन्वर्सेशन मिल रहे हैं इन पर्सन। हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपने ये बोला था, और शायद मुझे भी तभी कोई कनेक्ट फील हुआ था, इसलिए मैंने कोई सेकंड थॉट में, आपको याद होगा आपका सिर्फ एक मैसेज आया था, मुझे लगता है हार्डली अगले 30 सेकंड में मेरा रिप्लाई आ गया था कि यस वील डू इट, है ना। यस यस। बल्कि बाद में मैंने सोचा, मैंने तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने पूछा भी नहीं, मानव जी आप मुझे बुला रहे हो एंड ऑल, पर पता नहीं शायद डिस्टाइंड होता है, कुछ चीजें होनी रहती हैं, वाइब कनेक्ट होता है, समटाइम्स यू नेवर नो कि क्या हो रहा है, वो डेस्टिनी करवा रही है। सर भगवान की कृपा है, और क्या है। एंड मैं आपको सही सही बताऊं तो 7-8 साल पहले ये थॉट आया था। आई थिंक आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। उस टाइम पे मुझे इसका थॉट आ गया था, और आज ये हो रहा है, यू नो। तो मैंने इस चीज को मैनिफेस्ट किया। मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि कर्म शब्द में कितनी ताकत है। बिल्कुल, यू नो, ये इट्स द नीड ऑफ एन आवर, इफ यू सी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए इंफॉर्मेशन का भंडार है, ठीक है, इंटरनेट आ चुका है, किसी भी चीज पे जाओ इंटरनेट आ गया, एआई आ गया, जितनी जाओ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। नॉलेज का भंडार है, बट एक्शन नहीं हो रहा, करेक्ट एक्शन नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कहीं तो कुछ मिसिंग है। और व्हाट आई हैव फाउंड इट इज क्लैरिटी, जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताऊं, तो मेरी जो लाइफ की शुरुआत बहुत इवेंटफुल रही। अच्छी फैमिली में था, प्यार मिला, मींस बट फैमिली बिजनेस था जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। नो डाउट हालात कुछ ऐसे बने कि स्टडीज के साथ साथ मुझे अपने फादर को हेल्प करनी पड़ती थी, और मेरे फादर भी नहीं चाहते थे कि मैं उस काम में रहूं, वो भी चाहते थे कि मैं पढ़ूं। मैं पढ़ने में अच्छा था, मैं पढ़ूं और कुछ अलग करूं, फैमिली बिजनेस में नहीं जाऊं। बट एज यू नो, लाइफ इज नॉट फेयर, है ना। लाइफ तो ऐसी है। हालात कुछ ऐसे बने, स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाई, फादर हॉस्पिटलाइज होने की वजह से मुझे अपने बिजनेस में आना पड़ा। पर एक टाइम के बाद जब फादर गए, बिजनेस भी गया, मैंने लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया, क्योंकि ये तो पता था क्या नहीं करना, पर क्या करना उसकी क्लैरिटी नहीं थी, राइट। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया, जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट की, क्लैरिटी के लिए जहां जा सकता था वहां गया, दोस्तों से पूछा, अपने से बड़ों से पूछा, कोचेस के पास गया, कंसल्टेंट्स के पास गया, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, राइट। बट वो क्लैरिटी जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि क्लैरिटी कहीं ना हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा हैवी वर्ड है। क्लैरिटी इज नॉट नोइंग एवरीथिंग। हमें लगता है कि शुरू से लेकर एंड तक पूरा पता रहेगा, वो क्लैरिटी है, राइट। तो उसकी तलाश में मैं बहुत बहुत कुछ किया। पर जैसे कि होता है ना कि अगर हम या हमारे घर में कोई एक लंबे समय से बीमार है, तो हम 75% डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो इतनी सारी जानकारी, इतने सारे लोगों से बात करने में, इतनी सारी चीजें सीखने में, है ना, तो बहुत सारी चीजें पता लगने लगी। फिर एक दिन ऐसी जैसे जिम रॉन बोलते हैं ना, इफ यू सीक यू विल फाइंड, है ना। तो मुझे EFT मिली उसको, क्योंकि देखिए कोई भी चीज दुनिया तक ले जाने से पहले खुद को कन्विक्शन आना जरूरी
है ना। और मैं तो खुद उस रोग का मरीज था, तो मैंने उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई किया। उसने मेरी इमोशंस को सॉर्ट आउट किया, चीज़ें क्लियर दिखने लगी, जिस क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारी इमोशन सॉर्ट आउट होती है, क्लैरिटी अपने आप आने लगती है, एनर्जी में शिफ्ट आने लगता है। तो जब माइंड क्लियर हुआ तो अपनी ट्रू कॉलिंग समझ में आने लगी। मैंने सोचा कि मेरा एक लंबा समय गया, मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस तलाश में खत्म हो गया। और आज जब देखता हूं तो आज की जनरेशन में तो ये प्रॉब्लम मुझसे भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ठीक जब हम पढ़ रहे थे तो 3 स्ट्रीम्स होते थे, है ना। इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो या आर्ट्स कर लो। आज की डेट में एन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हैं, एन नंबर ऑफ कैरियर्स हैं, बहुत कुछ आ इतनी गया। नॉलेज है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करे क्या छोड़े, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। अभी आप तो यंग हो, आप नियर अबाउट इसी फेज में हो। एक बच्चा जैसे ही कैरियर एंटर करता है, वो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज और कंफ्यूजन लेता है। क्या जॉब करूं, सिक्योरिटी में जाऊं, या प्रोबेबिलिटी में जाऊं, बिजनेस करूं। ओके, बिजनेस करूं तो क्या जॉब के साथ साथ करूं, और अगर बिजनेस करूं तो क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में जाऊं या ऑनलाइन में जाऊं। मतलब इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं कि हम उसमें उलझ के रह जाते हैं, और इतनी नॉइज है माइंड में कि क्लैरिटी कहीं खो जाती है। एक मैसेज मैं आपके जरिए, आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस यंग जनरेशन को देना चाहता हूँ। एक और चीजें ना, क्या हुआ टाइम के साथ बहुत सारी चीजें फैशन में आ गई। जैसे अभी हमने कर्मा की बात की, कर्मा थॉट में होना बहुत जरूरी है ना, बट हम कर्मा को एक्सक्यूज नहीं बना सकते। इन द सेम वे कुछ और टर्म्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो बहुत ज्यादा फैशन में आ गई हैं। स्टक, आई एम स्टक, आई एम ओवरवेल्म्ड, बहुत नॉर्मली जनरेशन को सुनने में मिल जाता है कि मैं स्टक, 16 साल का लड़का बोलता है आई आज एम के टाइम स्टक, आई एम ओवरवेल्म्ड, है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी, एंजाइटी पता है आज से अगर 15 साल पीछे चले जाओ, इवन 10 साल पीछे चले जाओ, तो एंजाइटी किसी को पता नहीं होता था। हमारे जमाने में या आपके पेरेंट्स के जमाने में इसे चिंता बोलते थे, वरी बोलते थे, चिंता, यस, है ना। तो आज की डेट में वो एंजाइटी हो गया। तो आज के टाइम में आप मान रहे हो कि लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते हैं। यस, एग्जैक्टली। और स्टक होने की वजह भी यही है। मेजर अगर मोटे तौर पे हम देखेंगे तो 3 वजह है जो बार बार स्टक बोलते हैं। फर्स्ट इज ओवर थिंकिंग, है ना। इसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस भी बोलते हैं। दे से मोर यू एनालाइज, योर माइंड गेट्स पैरालाइज्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राइट। तो उर्दू की एक पोइट्री है, मैंने अपने यंग डेज में पढ़ी थी, है ना। हमारे जमाने में ये शौक हुआ करते थे उर्दू की पोइट्री पढ़ना। तो उस समय के कुछ शेर ऐसे हैं जो मैं भूला नहीं, क्योंकि लाइफ के बहुत करीब है। उसमें एक था, सोचना तो ठीक भी लाजिम भी है, सोचते रहना मगर अच्छा नहीं। क्या बात है। राइट। तो आजकल वही हो रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन है, हम ओवर एनालाइज करते हैं। हम पूरा सर्टेन होना चाहते हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले हम पक्का करना चाहते हैं। राइट। और एक मेरे किसी जमाने में जो मेरे कोच रहे, मेरे दोस्त भी थे, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, आई लाइक रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उन्होंने एक कहानी बताई थी मुझे, जब मुझे वो समझाना चाहते थे। पर अक्सर ऐसा होता है ना, जो हमारे बहुत करीब होते हैं उनकी बात हमें कम समझ में आती है। आज मैं उस बात को समझ पाता हूँ। मुझे कहानी सुनाते थे, कहानी का टाइटल था पुल पे तो पहुंचो। राइट। कहते एक छोटे से गांव में एक बंदा रहता था, उसने शहर जाना था जी। शहर में उसका कुछ काम था, पर शहर जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसपे कच्चा पुल था, ड्रमों वाला। पुराने जमाने में ऐसे हुआ करते थे, जब बारिश में बहाव बढ़ता था तो वो पुल हटा लेते थे वहां से। ओके। ठीक है, टेम्परेरी ब्रिज हुआ करता था। वो हर रोज सोचता कि आज तो मैं जाऊंगा शहर, है ना, तो पहले ये काम कर लूं, वो कर लूं। फिर बोलता आज बारिश, बादल तो बने हुए हैं, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा बारिश शुरू हो जाएगी, पुल तो वो हटा ही लेंगे, है ना, तो फिर मेरे जाने का कोई फायदा नहीं। और बहुत बार ऐसा होता था कि बारिश होती भी नहीं थी। तो ओवर थिंकिंग ऐसे ही कुछ है। आप ओवर थिंक करोगे, वो चीज हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, या कई बार होती भी नहीं है। आप जानोगे कि कितने सारे हमारे फियर्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ में। हमारे कितने सारे डर हैं जो शायद कभी होंगे ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी कंपनी है, जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, वो बहुत मैटर करती है? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। किस वे आउट में बोल रहे हो? कर्म के वे आउट में बोल रहे हो आप? हर तरह से।
इसको अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं, मैंने कुछ ऑथर्स हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं, जिनकी मैंने भी बात की, जिम रॉन। आज के जितने बड़े ट्रेनर्स हैं वो उनके ट्रेनर रहे हैं। आज की डेट में आपको पता सबसे एक्सपेंसिव और सबसे सेलिब्रिटी ट्रेनर इज टोनी रॉबिन्स, यस, और उनके कोच थे जिम रॉन। उन्होंने बड़ी सिंपल सी लाइन में इस बात का जवाब दिया, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, सॉरी, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। ठीक बात है, राइट। वो इनकम के कंटेक्स्ट में बोलते अपने सबसे क्लोज 5 लोगों की इनकम का एवरेज निकाल दो, आई गारंटी यू आपकी इनकम उससे ना कम होगी ना ज्यादा होगी। वो आई थिंक फाइनेंशियल कोच है ना? वो बिजनेस कोच थे, लाइफ कोच थे, बट उनकी टीचिंग्स आज भी बहुत रेलेवेंट है। और ये हर तरह से, आप देखो, अगर आपकी संगत नशा करने वालों से है ना, तो आप बच नहीं सकते। हो सकता है आप उस एक्सटेंट तक नहीं जाओगे, उन 5 में से कुछ कोई बहुत ज्यादा करता होगा, कोई बहुत कम करता होगा, पर आप बिल्कुल नहीं करोगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 5 लेजी लोग हैं, आपके आसपास के 5 लोग लेजी हैं, तो आप ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाओगे, तो आप भी आराम करोगे बिल्कुल देख के। सर, आप एनालिसिस पैरालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, एक बारी थोड़ा एलैबोरेट करके बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? मानव जी, हम बात कर रहे थे स्टक फील करने पे, है ना, तो उसके कुछ रीजन है जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की, ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग इज एनालिसिस पैरालिसिस। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपका माइंड पैरालाइज होने लगता है ना, थकने लगता है, हम सोच सोच के थकने लगते हैं। और उसके अलावा जो 2 रीजन और हैं, और एक बहुत बड़ा रीजन, दैट इज सोशल कंपैरिजन। बहुत है आज के टाइम में, है ना। हम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो अपनी लाइफ को दूसरों की हाइलाइट्स के साथ, स्टोरीज के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और सबसे बड़ी गलती हमसे कहाँ होती है कि हम अपने फर्स्ट डे को किसी के 1000th डे से कंपेयर करना शुरू करते हैं। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने भी शुरू वहीं से किया था जहां से हम कर रहे हैं, वो भी पहले दिन उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ सर, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग कंपैरिजन तो बहुत कर रहे हैं आज के टाइम में। और वो सबसे बहुत हार्मफुल भी है, बहुत हार्मफुल है। लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप देखो, 2-3 रीजन है। पहला चीज जैसे हमने बात की कि उनका फर्स्ट डे नहीं है, वो यहाँ तक पहुंचे हैं कुछ दिनों में काम करके। और दूसरी चीज, वी डोंट नो कि उस पोस्ट में, उस रील में, उस स्टोरी में दिखने वाली बात में कितनी सच्चाई है ना। क्योंकि जो दुनिया को दिखाया जाता है वो हमेशा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है ना। हम किसी की भी आज सक्सेस देखते हैं, कोई भी है, आप किसी क्रिकेटर का ले लो, किसी अच्छे परफॉर्मर का, सिंगर का, एक्टर का ले लो, तो हम उस ग्लैमर को, यूथ उस ग्लैमर को देख के उस सेगमेंट में भागता है, पर उनको उसके पीछे की उसकी हार्ड वर्क भी देखनी चाहिए। सो आपको लगता है कि हर कोई बंदा जीरो से स्टार्ट करता है? ऑब्वियसली। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बॉम्बे में बहुत एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको लाइक चुटकियों में मतलब चांस मिल जाता है, यू नो, उनके लिए इजी हो जाता है, बट आप उस पर बिलीव करोगे उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है काम अपना? बिल्कुल, आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया चुटकी में काम होने का। तो वापस क्लैरिटी पे आते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कनेक्शन है इसका। टोनी रॉबिन्स बड़े फेमस कोच हैं, हम सब जानते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, क्लैरिटी इज पावर। और जैसी क्लैरिटी मिल जाती है ना, इट टेक्स यू डेज एंड मंथ्स टू गेट सक्सेसफुल। और अगर किसी को ज्यादा वक्त लगा है ना, मान लीजिए किसी को 6 साल, 7 साल, 8 साल लगे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उस 8 साल में से 7.5 साल उनको लगे उस जोन में पहुंचने के लिए, उस क्लैरिटी के जोन में पहुंचने के लिए। क्योंकि क्लैरिटी के जोन में आने के बाद समय नहीं लगता। सर, उनकी भी एक जर्नी है, वो तो मैं रिस्पेक्ट करता ही हूँ ऑब्वियसली। बिल्कुल, मैं लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे पास आते हैं एक्चुअली में। जी। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि लाइक एक इंसान ने अपनी जर्नी में क्या क्या देखा है, यू नो। तो वो भी एक जीरो से स्टार्ट होता है। बिल्कुल, हर कोई, देखिए, आपने 10,000 भी कदम चलने हैं तो वो पहले कदम से ही शुरू होंगे। सो डू यू बिलीव इन द पावर ऑफ जीरो? यस। एक्सप्लेन। बिल्कुल, इसको हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहली चीज, जीरो इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट। अब जीरो को बहुत कुछ हमारे परसेप्शन पे, कुछ लोग बोलते हैं जीरो या हीरो, है ना, वो कंपैरिजन करते हैं, मतलब हीरो का ऑपोजिट इज जीरो। ओके। ऐसा नहीं, पर जीरो
इंडिकेट्स अनलिमिटेडनेस, इन्फिनिटी कह सकते हो, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। स्टार्ट तो जीरो से ही होना है सर। स्टार्ट जीरो से होना है, और आपको सिर्फ 1 लगाना आना चाहिए आगे, 0 1 2 3 फिर ऐसे चलता रहेगा। और किसी भी नंबर की वैल्यू 0 के बिना नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ठीक। एक 1 के आगे आप जितने 0 डालते जाओगे उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो 0 को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना हमने। ठीक बात। 0 एम्प्टीनेस भी दिखाता है ना। हमने जब किसी भी सेगमेंट में जाना है ना, समटाइम्स क्या होता है ना, हमारी ज्यादा नॉलेज भी हमारे लिए दुश्मन बन जाती है। ओके, तो तभी कहते हैं कि अपनी विजडम को पूरी दुनिया भर में बांटो। हाँ, कहते हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही के सेगमेंट में, बीइंग आई नो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, तो सर वो तो बाय हार्ट। हाँ, आपकी इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने कहीं सुना भी होगा कि बहुत बड़े उस्ताद थे म्यूजिक के। तो उनके पास एक पर्सन आया सीखने के, मुझे आपसे सीखना है। ओके। तो उन्होंने बोला कि 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख रुपए मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फी देनी पड़ेगी। अच्छा। और 5 साल लगेंगे। ओके। उन्होंने पहले पूछा कि आपने पहले कभी सीखा? उन्होंने बोला हाँ, मैंने इन उस्ताद से सीखा, उस स्कूल से सीखा, उस स्कूल से सीखा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपको 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए फी लगेगी। कहता ठीक है, क्योंकि उस्ताद बहुत बड़े थे और वो पूरी इंटेंशन से आया था सीखने के, उसने यस कर दिया। वो वहीं था क्लास में। 2 दिन बाद एक यंग लड़का आया उनके पास कि गुरुजी मुझे आपसे सीखना है। तो उन्होंने पूछा कि पहले क्या सीखा? कहते कुछ नहीं आता जी, अभी बस पहले आपके पास ही आया हूँ। तो कहते ठीक है, 20,000 रुपये लगेंगे और 6 महीने लगेंगे। ओके। तो वो एनरोल करके चला गया। ये गुस्से में आ गया। जब जैसे ही सारे गए, कहता उस्ताद जी ये तो नाइंसाफी। कहते क्या हुआ? कहते आप, मैं सीखा हुआ बंदा हूँ, मुझे आप बोल रहे हो 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे, और एक नया लड़का जिसका स भी नहीं है, अभी स की भी प्रैक्टिस नहीं है, उसको आप बोल रहे हो कि 20,000 लगेंगे और 6 महीने लगेंगे। कहते भाई साहब 4.5 साल और 4,80,000 मुझे लगेंगे जो आपके अंदर है उसको साफ करने के लिए। ओके। गुरूर कह रहे हो आप? अब गुरूर कह लो, ओवर नॉलेज कह लो, पॉइंट क्या है कि हमें नया इंटेक लेने के लिए पुराना खाली करना बहुत जरूरी है। सो आप ये फॉर्म ऑफ इमोशन कह सकते हो इसको? फॉर्म ऑफ इमोशन भी कह सकते हैं। जैसे आपने बोला, वो समटाइम्स वो हमारा गुरूर भी हो जाता है जो हमें सीखने नहीं देता। तो इट्स ऑल अबाउट हमारी परसेप्शन क्या है। तो 0 इज गुड। ठीक है सर, आपने जैसे बोला कि मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट तो बाय हार्ट हूँ, मेरा पैशन है। प्रोफेशन मेरा लाइक आई एम एन एंटरप्रेन्योर ओनली। वेरी गुड। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएंगे। हम बात कर रहे थे स्टक होने के बारे में। प्लीज बताओ। हमने बात की ओवर थिंकिंग के बारे में, हमने दूसरी बात की सोशल कंपैरिजन की। और तीसरा बहुत बड़ा रीजन जो मैं आज हर इंसान तक पहुंचाना चाहता हूं, दैट इज इनर से, अपने इनर सेल्फ से डिस्कनेक्ट होना। ओके। राइट। मैंने ना एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, उसे पोइट्री कहूं या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत लाइटर मोड में लिखी थी, जिसने भी लिखी होगी। पर अगर हम समझने जाएं तो मीनिंग बड़ा डीप है। प्लीज बताइए। राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अगर आप अपने नंबर पे कॉल करेंगे तो क्या मैसेज आएगा? कि बिजी जा रहा है। यस। उसने इसी थीम पे लिखा था, जिस बंदे ने भी लिखा था। कोई बड़ा पोइट नहीं है शायद, मुझे आज तक उसका नाम भी नहीं पता। उसने कहा था, बाहर की दुनिया में हम इतना मस्त हैं कि खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। So deep, है ना? ये मैं लिखूंगा इसको कभी। एग्जैक्टली। थोड़ा एलाबोरेट करेंगे इसको। हाँ बिल्कुल। तो हम इनर कनेक्ट करते ही नहीं है। अब किसी को भी आज बिठा लो, मैं हूं, आप है, बैठ के वो याद करें लास्ट टाइम खुद के साथ कब बैठा था। हमारे पास सबके लिए वक्त है, खुद के लिए वक्त नहीं है। खुद के लिए वक्त नहीं है, खुद से हम कनेक्ट नहीं करते। जबकि मैं आपको अपनी लाइफ का तजुर्बा बता रहा हूँ। मुझे लगता है ऑब्वियसली मैं आपसे डबल एज का हूँगा, तो आपकी एज के जितना शायद एक्सपीरियंस। यू मस्ट बी 47। 47। ओके, आपने मेंटेन कर रखा है। थैंक यू सो मच। तो
आपको एक्चुअल में जवाब जो मिलते हैं ना मानव जी, वो इनर विजडम से ही सही जवाब मिलते हैं। सब कुछ है आपके अंदर। अगेन मैं भगवत गीता को रेफर करना चाहूंगा। भगवत गीता ने बोला, यू आर माई पार्ट एंड पार्सल, तुम मेरा अंश हो। Okay, भगवान ने बोला अर्जुन को एक ह्यूमन की तरह कि तुम मेरा अंश हो। हम सब उस परमात्मा का अंश है। आप मुझे बताओ, शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। कुत्ते का बच्चा, कुत्ता, है ना? तो जब हम उसके बच्चे हैं तो क्या हम उससे अलग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अंश हो आप उनके। हम उनके अंश हैं। तो जो भी स्ट्रेंथ उस परमात्मा की है वो हमारे पास भी है, बस वो अनटैप्ड है। वो सारी इनर विजडम हमारे अंदर है। जरूरत है सिर्फ खुद से कनेक्ट करने की, साइलेंस को प्रैक्टिस करने की। वो कैसे होगा? टेक अ पॉज, ठीक है, बस साइलेंस, खुद के साथ टाइम बिताना। इसमें कुछ बहुत बड़ा साइंस नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ चुप करके अपनी सांसों के मूवमेंट पे फोकस करते हो, तो धीरे धीरे आप खुद से कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, आपको सारे आंसर्स आपके अंदर से मिल सकते हैं। और ये इसका भी साइन है कि हम में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हम बहुत बार सिर्फ यही सोच के कुछ शुरू नहीं कर पाते कि अभी मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, देखो मार्केट में तो कितने जबरदस्त लोग हैं, अभी वो बात नहीं आई मुझ में, अभी मुझे और परफेक्ट होना है। ऐसा नहीं है। तो सर चैलेंजेस तो आर अ पार्ट ऑफ लाइफ ओनली। चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ है, नो डाउट, बट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। बस अंदर टैप करने की जरूरत है। जब आप टैप करते हो, सारे आंसर्स भी आपको आपके अंदर से मिल जाते हैं और अपना अनलिमिटेड पोटेंशियल भी जो है आप जान सकते हो। तो सर आज जैसे कोई व्यूअर हमें देख रहा है, राइट, उसकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, राइट, तो वो पॉजिटिविटी, उस लेवल का पेशेंस वो कैसे बनाए रखे? क्योंकि वो है नॉर्मल लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उसको कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करे, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। चैलेंजेस को मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा। जैसे आपने बोला चैलेंजेस, आपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन की बात की। चैलेंजेस कुछ भी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, हर ऐसे में क्या होता है? जब भी ऐसा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हमारा? नॉर्मल इमोशंस क्या होते हैं हमारे? सर इमोशनल डैमेज तो होता ही है ऑफ कोर्स। कौन से इमोशनल प्राइमरी होते हैं आपके हिसाब से? कोई चैलेंजेस आ गए या चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, है ना, तो नॉर्मली आपको क्या लगता है कौन से इमोशंस आते हैं? नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस, जिसमें से अगर प्रिसाइज हो जाए हम तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब होते हैं। और हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव होना है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव नहीं है। ये एक सिग्नल है, राइट? ये बहुत नेचुरल है, हम ह्यूमन है। ये एक सिग्नल है। अभी ट्रैफिक लाइट में रेड होता है तो क्या मतलब होता है? रुक जाओ। येलो होता है तो क्या मतलब होता है? बस रेडी रहो, ऑब्जर्व करो, स्टेडी, आसपास देखो, और ग्रीन हो तो चल दो। ठीक है। ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वो सिग्नल ही है कि रुको, देखो कहाँ क्या गलत हो रहा है। तो उस टाइम पे हमें और कुछ नहीं करना। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो रहा है फेक स्माइल करते रहो, आई एम ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता। मेरे एक गुस्से को एक्सेप्ट करें। कोई भी इमोशंस को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 30-40% उसकी इंटेंसिटी वहीं खत्म हो जाती है। अब खुद से बोलो, यस आई एम फ्रस्ट्रेटेड, बट फिर रुको, फिर खुद से सवाल करो कि मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ, राइट? जैसे आपके क्वेश्चंस बदलेंगे आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और जब आप रुकेंगे, पॉज लेंगे, तो उसके रीजंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि आप देखोगे अभी तो जो आपने बताया वो हमारे चैलेंजेस है। बहुत बार तो ऐसा होता है हम ऐसी चीजों में भी अपनी इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका ना तो हमारी लाइफ से कोई कनेक्शन है, ना हमारी लाइफ पे उनका कोई इम्पैक्ट है। जैसे किसी ने क्या पहना हुआ है, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना, इन छोटी छोटी बातों में इरिटेट होके अलग अलग हम इमोशंस स्टोर करते चले जाते हैं इनको अटेंशन देके। होता क्या है, दिमाग हैवी हो जाता है हमारा, रेस्टलेसनेस आ जाती बहुत ज्यादा।
तो एक्चुअली जो हमारी इमोशंस है ना, ये फ्यूल है। अगर हम अपने इमोशंस इन चीजों में वेस्ट करेंगे तो हमारे रियल गोल्स के लिए तो एनर्जी बचेगी नहीं ना। सही बात कह रहे हो आप, है ना। तो हर छोटी बात को दिल पे लेना यानी अपने इमोशनल टैंक को खाली करना। तो पहले तुमने जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहले ये 2 सवाल खुद से करने हैं, क्या इस बात का मेरी लाइफ से कोई कनेक्शन है डायरेक्ट, दूसरा क्या ये मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर तो इसका जवाब ना में आता है तो उस बात को वहीं छोड़ के आगे निकल जाना है, ध्यान ही नहीं देना, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है। और अगर लगता है कि हाँ है तो फिर पॉज लेना है, उसको देखना है, समझना है और जानने की कोशिश करनी कि सिचुएशन में क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। और पॉजिटिविटी इज हर स्थिति में सीखने की कोशिश करना, अडेप्ट करने की कोशिश करना। मेरे एक अच्छे मित्र थे, उन्होंने बहुत मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई थी। उन्होंने बोला था कि अगर कुछ आपकी प्लेस पे नहीं चल रहा है तो उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो, वो पैटर्न्स पढ़ो। वो बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। हमें ऑब्जर्वर ही बनना है और कुछ भी नहीं है। हमारी मोर देन 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब हम चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। पैटर्न्स पढ़ो एक तो। देखिए सिंपल सी चीज है ना, कोई भी बीमारी ठीक करने से पहले हमें डायग्नोज करनी होती है। जब हम डायग्नोज कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं तो बहुत परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हो आप। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। एंड सर, सिंस आप जैसे क्लैरिटी कोच हो, आपका एक क्लैरिटी कोच प्रोग्राम भी है। जी जी, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं अपनी व्यूअरशिप को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मानव जी, बेसिकली ये एक प्रोग्राम, ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा लाइफ का है ना, बहुत बार मीन्स मैं अकेला दौड़ा, रोया भी, परेशान भी हुआ, हेल्प भी मांगी, बट एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिल पाई। नथिंग टू ब्लेम एनीवन, शायद जिनके पास मैं गया उनके पास भी ये नहीं था। तो आस्क एक सेफ स्पेस है ऐसे लोगों के लिए जो लॉस्ट फील करते हैं, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, एंग्जाइटी में हैं, वरी में हैं, स्टक हैं। उन सब के लिए एक सेफ स्पेस है। अगर मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करूं, जब इसका नाम रखा गया था तो इट इज आस्क। ए इज फॉर आस्क राइट क्वेश्चंस, राइट। सबसे पहले तो हमें सही सवाल करना सीखना बड़ा जरूरी। जैसे अभी हमने जिक्र किया है ना, 2 बातें होती हैं। देखिए, आप खुद एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, है ना। तो कोई भी चैलेंजिंग काम आता है, कोई बड़ा असाइनमेंट आपके सामने आता है, तो एक ही क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है, राइट। से आपने अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट किया कि तुम ये प्रोजेक्ट ले लो, है ना, तो 2 तरह के अप्रोच हो सकते हैं। क्वेश्चन एक ही है, समझना, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसमें क्या है, हेल्पलेसनेस है, मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। अब अगर इसका थोड़ा सा हम टोन चेंज करें, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, गेटिंग माय पॉइंट। फॉर्म ऑफ इमोशन भी है, ये फॉर्म ऑफ इमोशन है। अभी पहली बार में ये क्या था, हेल्पलेसनेस, मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं कैपेबल नहीं हूँ। दूसरा इज ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब आई एम सीकिंग द वे, कि क्या ऐसा रास्ता होगा कि मैं इसको कर पाऊंगा। ये अंदर से आएगा, बिल्कुल। तो बेसिकली आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको ये करनी ही करनी है अंदर से। यस, आप, हाँ, इट्स जस्ट अबाउट एक क्वेश्चंस को रीफ्रेम करने से हमारी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आप समझो, एक बंदा ये बोल रहा है मैं कैसे कर सकता हूँ। अभी अगर मैं एक रेफरेंस दूं, हम अभी बात कर रहे थे एक बुक के बारे में, बड़ी सोच का बड़ा जादू। डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज उसके ऑथर हैं। एक चैप्टर में उन्होंने बड़ी सिंपली एक चीज को समझाया है कि हमारे दिमाग में 2 एम्प्लॉय रहते हैं। ओके, ठीक है, एक मिस्टर विजय, एक मिस्टर पराजय, एक मिस्टर विक्ट्री, एक मिस्टर लूजर। तो आप जिसको काम पे लगाओगे ना, वो काम पे लग जाएगा। अगर आप बोलते हो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो वो आपको 10,000 बहाने रीजन दे देगा कि हाँ सही में कैसे कर सकते हो, तुमने तब भी तो ये ट्राई किया था, नहीं हुआ था, तुमने सोचा था ये कर लूंगा, तुम फेल हो गए थे। और अगर यही काम आप मिस्टर विक्ट्री को देते हो तो बोलेगा, अगर आप क्वेश्चन को बदलते हो तो ये मिस्टर विक्ट्री के पास जाएगा। आप बोलोगे मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो आपको 10,000 तरीके दे देगा। तो ये चेंज हो गया, हाउ विल आई डू इट। यस, विल आ गई, विल पावर आ गई इसमें। उसमें हाउ कैन आई डू इट,
इसमें हाउ विल आई डू इट, पर अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो क्वेश्चन सेम है, पर टोन चेंज हो जाता है। तो जब आप सही क्वेश्चन पूछना सीख जाते हो, है ना, समटाइम्स होता है अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है। अगर मैं हर तरफ से स्ट्रगल से घिरा हूं, तो अगर मैं विक्टिम माइंडसेट से सोचूंगा तो बोलूंगा व्हाई मी, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, वे भगवान मेरे पीछे पड़ा है ना, सारा कुछ, सारे चैलेंजेस मुझे ही आ रहे हैं। बट अगर विक्टिम ना हो के मैं क्रिएटर माइंडसेट से सोचूंगा, मैं बोलूंगा कि ऐसी क्या कैपेबिलिटी है मुझ में जो भगवान ये चैलेंजेस मेरे सामने ला रहा है, क्योंकि वो मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं देगा जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। परीक्षा की घड़ी। तो इट इज अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन टू राइट पीपल, पहली चीज। एस इज, जब आप ये करते हो इट शिफ्ट्स योर एनर्जी, ठीक है, और जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती तो के, यू नो योर पाथ, ठीक है। और जब आपको आपका पाथ पता होता है, आप काम होते हो, आप पीस में होते हो, और आप हर चैलेंज से निकलते हुए चले जाते हो। तो आस्क वो एक सेफ स्पेस देता है सबको। आज ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, बहुत सारे हमारे ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं। अभी आप देखोगे तो चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ है, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ है। एक बहुत फेमस ऑथर है लुई है, उनकी एक बुक है यू मे हील। शी मेंशंस कि आपकी कोई भी डिजीज जो है ऐसी नहीं है जो फिजिकल है। एक्चुअली हर डिजीज के पीछे कोई स्टक इमोशन है। ओके, रिलेटेबल है। कॉज एंड इफेक्ट, उसका कोई ना कोई कॉज है जिसका इफेक्ट हमें दिख रहा है। जैसे इसमें फर्दर बहुत इलेबोरेशन है, जैसे इसमें बताया जाता है कि अगर नीज में प्रॉब्लम आ रही, दैट मीन्स वो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, और इस तरह से हर डिजीज से जुड़ी हुई कोई ना कोई इमोशन। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आपके कोई पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल, इमोशंस कोई ना कोई आपने ऐसा एक्शन किया हो वो आपको बाद में फील हुआ हो कि मैंने गलत कर दिया। ये भी हो सकता है। देखिए ये कई बार बहुत बड़ा होता है, कई बार बहुत छोटा भी होता है, और हमें भी नहीं पता होता समटाइम्स कि एक्चुअल में ऐसा कुछ स्टक है हमारे अंदर। ठीक बात कर रहे हो, राइट। जैसे किसी किसी बच्चे के साथ होता है अननोइंगली, कोई भी पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। अननोइंगली कभी वो कहते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा। वो चाहे उसको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं या पुश करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे शायद वो कर पाएगा, पर अगर वो बार बार सुनता है तो उसके इम्प्रिंट बन जाते हैं। वो एक स्टक इमोशन हो सकता है। समटाइम्स बच्चा एक परसेप्शन बना लेता है कि मेरे पेरेंट्स बायस्ड है मेरे सिबलिंग के साथ। अगर वो इमोशन स्टक है टिल लाइफ, अगर वो रिलीज नहीं होती, ठीक है। अब ये समझना है ये इम्पैक्ट आते कहां से। ये इम्पैक्ट हमेशा ऐसे लोगों से आते हैं जिन्हें हम अथॉरिटी देते हैं, या वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, या हमारे टीचर्स होते हैं, या हमारे मेंटर्स होते हैं। बहुत मैटर जिनकी बात हमारे लिए मैटर करती है। बहुत बार टीचर्स ऐसे ही बोल देते हैं तू लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत मैटर, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ वो सबकॉन्शियस में रह जाता है। किसी ने मजाक उड़ा दिया आपका, जैसे एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, लगभग सबके साथ होता है स्कूल में, है ना। आप टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने गलत जवाब दे दिया और पूरी क्लास हंसने लगी, राइट। तो आपके सबकॉन्शियस में क्या गया, गलत नहीं बोलना, मजाक उड़ेगा। वो कई बार इतना अंदर तक रह जाता है कि टिल लाइफ तो आप अब बात करना ही नहीं सीख पाते। ठीक कह रहे हो सर। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, है ना। तो क्लैरिटी हमें हर लेवल पे चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए हम अलग अलग मेथडोलॉजीज यूज करते हैं। हम उसमें मेडिटेशन यूज करते हैं, हम एंशिएंट साइंसेस यूज करते हैं, हम इंट्यूटिव क्वेश्चंस यूज करते हैं, और सबसे प्राइमरीली हम वहाँ पे EFT यूज करते हैं। आप EFT की फुल फॉर्म बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? EFT इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके। और इन अदर लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में इसको टैपिंग भी बोला जाता है। टैपिंग बोला जाता है। ये विद ड्यू रिस्पेक्ट सभी मोडालिटीज बहुत अच्छी हैं जिसमें भी हीलिंग हो रही है, बट ये कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न साइंस है, राइट, और सिंपल है। ओके। ठीक है। इम्पैक्ट
जो क्लाइंट है, राइट, या जो कैंडिडेट है, वो इंस्टेंटली इसके इम्पैक्ट फील कर पाता है। ओके। और इसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, फॉर कोच ऑल्सो एंड फॉर क्लाइंट ऑल्सो। सो इस पे मैंने सुना है कि ये जो टेक्निक्स होती हैं, सो यू नीड टू बी अ गिवर फर्स्ट। ऑब्वियसली वो गिविंग तो का इंटेंट बहुत जरूरी है इसमें। जी वो तो आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी में हैं, यू हैव टू बी गिवर। ओके। क्योंकि सबसे पहले सोल लेवल पे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। ये सारी एनर्जी की गेम है। आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी ले लेंगे तो ये सब एनर्जी की गेम है। तो जब तक खुद की एनर्जी उतनी प्योर नहीं रहेगी, है ना, जब तक आप खुद हील्ड नहीं हो, आप किसी को हील नहीं कर सकते। तो ये भी और ज्यादातर हीलर जो हैं वो खुद कभी ना कभी सफरर थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। Yes. वो ही हीलर बन पाता है क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस किया है, और एक्सपीरियंस किया है इसलिए उसके मन में वो सिंपैथी, वो एम्पैथी होती है सामने वाले के लिए। वो जज नहीं करता कभी। अभी आज मेरे सामने कोई बच्चा अगर आता है, वो कंफ्यूज्ड है, तो मैं कभी जज नहीं करता, मैं रिलेट कर पाता हूँ कि हाँ ये क्या फील कर रहा होगा, या इसमें कैपेसिटी है, ये क्यों नहीं कर पा रहा, मैं रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट। सो हाउ इट वर्क्स, मैं जानना चाह रहा हूँ एक बारी थोड़ा। EFT देखिए, अभी पिछले कुछ टाइम में हम अवेयर हो चुके हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। ये तो हम जानते हैं। ठीक बात। कोई भी चीज़ है, हम लिविंग बीइंग हैं, है ना, और मनी है, और ये मटेरियल्स हैं, हर एक चीज़ एक एनर्जी है। निकोला टेस्ला ने भी बोला, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो एनर्जी है। एक एनर्जी है जो हमारे ओवरऑल बॉडी में फ्लो हो रही है, तभी हम जिंदा हैं। ठीक है ना। बहुत लोग उसे प्राण शक्ति बोलते हैं, वाइटैलिटी बोलते हैं, राइट। तो पहली चीज तो है एनर्जी। सेकंड इज साइकोलॉजी। ओके, ये मैं लिख लेता हूँ एक बार ना, मैं अपनी नोट भी बना रहा हूँ। ठीक ठीक। एक एनर्जी हो गया। ओके, आगे? दूसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ठीक है। ठीक है। एंड थर्ड पार्ट इज, हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, हम जानते हैं, है ना, हमारे एनर्जी फील्ड में चक्रास होते हैं। तो चक्रास आर जनरेटर ऑफ दैट एनर्जी, बूस्ट करते हैं वो अलग अलग पॉइंट पे, राइट। तो ये ऐसे चक्रा क्यों बोला जाता है? सर चक्रास मैं आप ज्यादा जानते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं। हमने टीवी में देखा है, क्योंकि टीवी में देखा है, सही में तो नहीं देख सकते। हमने सुदर्शन चक्र देखा है, राइट। वो लगातार घूमता रहता है। ओके, सो ये प्लैनेट्स के साथ लाइक इंटीग्रेटेड है? नहीं, प्लैनेट्स नहीं, पूरी यूनिवर्स के साथ वैसे इंटीग्रेटेड है, पर पर्सनली हर सोल के चक्रास होते हैं, एनर्जी फील्ड्स होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। इन टोटल 108 या 9 बोलते हैं, पर जो मेजर है वो 7 चक्रास बोले गए। ठीक है। और इसे चक्रास इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेगुलर घूमते हैं और एनर्जी को जनरेट करते हैं। दे आर जनरेटर कह लें या बूस्टर कह लें, बट वो एनर्जी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है नाड़ियों के थ्रू। ओके। करीब 72 लाख नाड़ियां हैं। ठीक है। तो उनके कुछ एंड पॉइंट्स हैं, राइट। तो वो एंड पॉइंट्स के 8 मेरिडियन है। वहां पे जब हम टैप करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स के साथ, राइट, तो ये हमारी एनर्जी पे, साइकोलॉजी पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैप करने से हमारे चक्रा स्टिमुलेट होते हैं, राइट। और जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो एनर्जी का फ्लो नॉर्मल होता है। जब एनर्जी फ्लो नॉर्मल होता है तो जो इमोशन स्टक होती हैं वो वहां से रिलीज हो जाती है, पास आउट हो जाएंगे वो। तो दिस वे, इन द सिंपल लैंग्वेज, EFT वर्क्स। ओके। और जब, जैसे हमने बात की अभी कि हमारी हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी स्टक इमोशन से जुड़ी है, और जब वो इमोशन रिलीज होती है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दैट्स हाउ EFT वर्क्स। सो अगर कोई XYZ ह्यूमन बीइंग हमारे सामने कोई बैठा है तो वो कहीं स्टक है, सो हमें वो जजमेंट कैसे होगी वो स्टक एग्जैक्टली स्टक है पर वो शो नहीं होने दे रहा? ओके। जैसे हमने अभी बात की, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले उसको डायग्नोज करना जरूरी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टूडेंट हैं, वो शी इज वेरी एम्बिशियस, है ना, वो जॉब में है, उनके पास एक पूरा प्लान बना हुआ है। शी वांट्स टू मूव इनटू बिजनेस, अपनी एक साइड हसल बिल्ड करना चाहती हैं ताकि लेटर ऑन वो फुल टाइम आ सके और अपनी जॉब को क्विट कर सके। शी इज केपेबल, उनके पास सारी नॉलेज भी है ना, मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, नॉलेज भी है, बट वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे।
आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो हम एनालाइज करेंगे उसके पीछे क्या है। कोई जब हम उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे तो कुछ ना कुछ रीजंस उसके निकल के आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। है ना, मे बी वो कह सकती है कि फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ लॉस है, और मोर ओवर फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल होता है। राइट, तो जब हमें दिखता है कि वो स्टक है तो दैट मीन्स अगर सब कुछ है और एक्शन नहीं हो रहा, दैट मीन्स स्टक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है? बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, बात करके पता चल जाता है। इट्स वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि इस एनालिसिस के लिए किसी को कोच के पास आने की जरूरत है। अगर आप खुद के साथ बैठेंगे तो आप बड़े आराम से जज कर सकते हैं कि मैं कहीं तो रुका हुआ हूँ। ये नेचुरल है बेसिकली यार, बहुत नेचुरल। देखिए बहुत सिंपल कुछ इंडिकेशंस हैं। आप एक फैसले को लेके सोच लीजिए 10 दिन से रुके हुए, नहीं फैसला ले पा रहे, दैट मींस आप स्टक। एक ही चिंता है जो इवन स्लीपिंग टाइप पे भी लूप में चल रही है आपको जी, मतलब आप स्टक हो। एक बड़ा सिंपल सा एक्शन है जो लेना है पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, ऐसे करें, करना है अभी इंडिपेंडेंस डे हो जाए फिर करेंगे, है ना, फिर चलो जन्माष्टमी निकल जाए फिर करें। दैट मींस यू आर स्टक। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बस थोड़ा सा हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो पता चल जाता है, और जब पता चल जाता है तो हम EFT यूज करके इसको बड़े आराम से रिलीज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स तो हम तो जज कर ही लेते हैं। तो कोई आपके कोई ऐसे प्रीवियस या एग्जिस्टिंग क्लाइंट की कोई जर्नी बताओगे जो आपको लाइक बहुत इंस्पायरिंग लगी हो? बहुत बिल्कुल, ऐसे तो n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ देम इज एक यंग लड़का अराउंड यही 26-27 के आसपास, ही अप्रोच्ड मी। वो मीन्स उसके फादर जो काम कर रहे थे वो नहीं वो करना चाहता था। ओके, ठीक है, ये भी नहीं बोलूंगा नहीं करना चाहता था, वन ऑफ द ऑप्शन उसके पास थी, है ना, वो करूं या मैं जॉब करूं, ओके, या मैं ऑनलाइन बिजनेस करूं। बहुत केपेबल और मेहनती लड़का, ये नहीं बोलेंगे कि कहीं से भी कोई नॉलेज की कमी थी या वो हार्ड वर्किंग नहीं था, बट पॉइंट वही था, वो फर्स्ट स्टेप वो नहीं ले पा रहा था। फैमिली सपोर्ट था उसको? हाँ, सब कुछ था। अच्छा, क्लैरिटी तभी उसको चॉइस थी ना कि तुमने क्या करना तुम करो, बट वो खुद इतना वरीड था कि मैं ऑलरेडी 26 हो चुका हूँ, अगर अभी भी मैंने स्टार्ट नहीं लिया तो मैं कब स्टार्ट करूँ। हो जाता है, नेचुरल बात है, राइट। तो इट टुक अराउंड 3 to 4 सेशंस। अभी लास्ट वीक उसने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया है और वो बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, और नॉट ओनली दैट, हमने काम तो सिर्फ उस पे किया था, अभी वो वर्कआउट भी करता है, वो अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहा है। वेरी गुड। क्योंकि जब क्लैरिटी आती तो ऑल राउंड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत फुलफिलमेंट फील होती है जब ऐसे एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो किसी की लाइफ का प्रीशियस टाइम में बचा पाया। ठीक बात है सर, खुशी बहुत होती है जब कोई आपका कोई क्लाइंट आए उसको आप सेटिस्फाई करो। और सीखना चाहिए या मेरे पास ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तब मैं ये शुरू कर पाऊंगा। आई एम नॉट इनफ। तो सर EFT को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? श्योर। ऐसे तो इसके मल्टीपल राउंड्स और साइकिल्स होते हैं, बट एक में कंपोजिट राउंड करके हम एक डेमो दे सकते हैं, एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसा फील होता है। कितने मिनट का होता है? इट डिपेंड्स, हम लगभग 1 से 2 मिनट में वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। और मैं ऑडियंस से भी बोलूँगा आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा डेफिनेटली, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस करके कैसे लगा। राइट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये टैपिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है ये कराटे चॉप, इसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं कराटे चॉप? कराटे चॉप। ओके, ठीक है, जो हमारी पाम के साइड में होता है, दो उंगलियों से बहुत जेंटल टैपिंग, हमें हैमर नहीं करना, बहुत जेंटल सी टैपिंग करनी होती है। ठीक है, ओके। पहले 3 राउंड हम ये करते हैं, उसके बाद 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले से बता देता हूँ, आपको याद रहेंगे, आपको और हमारी ऑडियंस को भी याद रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दिस आईब्रो पॉइंट, जहां से आईब्रो शुरू हो रही है हमारी, ये पहला पॉइंट है। या बीच में? एग्जैक्टली, जहाँ पे नॉर्मली फीमेल्स बिंदी लगाती हैं उसके साइड में, जहाँ आईब्रो शुरू हो रही है। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो 2 हाथों से करते हैं, वो भी सही है,
पर ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में हम एक हाथ से करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, टोटली इफेक्टिव है। ओके, तो पहला पॉइंट ये है आईब्रो पॉइंट। आईब्रो पॉइंट दूसरा पॉइंट इज साइड ऑफ आई, या राइट में, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, ओके, ठीक है, आई के साइड में, ठीक है। उसके बाद अगला जो राउंड है आई के नीचे, नीचे नीचे यहाँ पे, हाँ। और नेक्स्ट आया फोर्थ नाक के नीचे, जहाँ ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे। उससे नेक्स्ट इज लोअर लिप के नीचे, हाँ बिल्कुल जहाँ पे ये डेंट होता है। नेक्स्ट इज कॉलर बोन के थोड़ा सा 2-3 उंगली नीचे, राइट। उससे अगला जो पॉइंट है आर्मपिट से लगभग 4-5 उंगली नीचे रिब्स पे। और लास्ट होता है टॉप ऑफ द हेड, जिसे क्राउन चक्रा भी बोला जाता है, क्राउन चक्रा बोलते हैं इसको। तो ये 8 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो आज जो हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे करने जा रहे हैं। जैसे हम कुछ भी नया करने जाते हैं, अगर नया करने का सोचते हैं, तो एक फियर, एक इमोशन बहुत हावी होता है, आई एम नॉट इनफ, मैं अभी उतना कैपेबल नहीं हूँ शायद, है ना, मुझे उतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा मार्केट में चलता है ऐसा। और अगर कोई कहता है कि उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई है, तो वो शायद सुपर हीरो होगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में लगभग सबको कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है। शायद आपको भी ये फीलिंग कभी ना कभी आई होगी। एक बार इस बारे में सोचिए, कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से करना चाहते हैं, अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड एक फियर है कि मैं अभी काफ़ी नहीं हूँ, मैं अभी उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं शायद उतना केपेबल नहीं हूँ। ये किसी भी टर्म में हो सकता है। हो सकता है आपको लगता है कि आप उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, या वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, या वो फिजिकल कैपेबिलिटी वैसी नहीं है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो जो ऑडियंस अभी देख रही है, वो घर पे बैठे बैठे हमें वो कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है, इफेक्टिव रहेगा। हाँ। तो ये तभी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब एक बार हम उसकी इंटेंसिटी को फील करेंगे। तो ऐसा कोई भी काम जो आप करना चाहते थे पर आपने शुरू नहीं किया, क्योंकि लगता है कि किसी मामले में उसमें आप कम हो, उसके बारे में उसको थॉट दीजिए कुछ सेकंड तक आंखें बंद करके, ओके, और उसकी इंटेंसिटी को फील कीजिए। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। ओके, हाँ, अभी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कितनी रेजिस्टेंस फील होती है उस एक्शन को लेके अपने मन में, कितना डर लगता है उस काम को करने में, वो सब फील कीजिए एक बार। और फिर हम टैपिंग स्टार्ट करेंगे कराटे चॉप से, ठीक है। सबसे पहले हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इवन दो मुझे अक्सर ये फील होता है, आई एम नॉट इनफ फॉर दिस टास्क। और मैं जब दिस टास्क बोल रहा हूँ, तो आप उसी काम के बारे में सोचेंगे जिस मामले में आपके साथ ये हुआ। ओके, इवन दो आई एम नॉट इनफ, rather I feel that I am not enough, rather than I feel I am not enough for this task, still I choose to love and accept myself. Even though मुझे ऐसा फील होता है एक पर्टिकुलर काम के लिए मैं अभी काफ़ी नहीं जानता, या काफ़ी काबिलियत नहीं है मुझ में, still I choose to love and accept myself. and accept myself. Even though मुझे ऐसा लगता है I am not enough, still I choose to love and accept myself. Relax and deep breathe and release. अभी हम एक कंपोजिट राउंड करेंगे इस पे। जैसे जैसे मैं करूँगा आप वैसे वैसे टैप करें, और साथ में वो स्टेटमेंट हो सके तो बोले, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो उसको फील करें या एक्सपीरियंस करें। आई एम नॉट इनफ, आई फील आई एम नॉट इनफ, क्योंकि शायद इनफ की एक पिक्चर मेरे दिमाग में है, वो परफेक्ट पिक्चर जो उस काम को करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस पिक्चर जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मैं काफ़ी नहीं हूँ इस काम को करने के लिए, उतना केपेबल नहीं हूँ शायद,
उतना केपेबल नहीं हूँ शायद। शायद कोई लिमिटेशन है मेरी, शायद कोई लिमिटेशन है मेरी। हो सकता है मेरी क्वालिफिकेशन में, हो सकता है मेरी क्वालिफिकेशन में, मेरी लुक्स में, मेरी लुक्स में, मेरे स्किल में, मेरे स्किल में, मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी में। मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी में कुछ तो है जो कम है, कुछ तो है जो कम है, इसलिए शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं शायद ये काम नहीं कर सकता। और ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि उस काम को शुरू करने से पहले उस काम को शुरू करने से पहले मैं उसमें परफेक्ट हो जाना चाहता हूँ। मैं उसमें परफेक्ट हो जाना चाहता हूँ। तो मुझे समझना है, तो मुझे समझना है, परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। परफेक्शन हमेशा रोकती है, परफेक्शन हमेशा रोकती है, और यूनिवर्स को मेरा परफेक्शन नहीं चाहिए। और यूनिवर्स को मेरा परफेक्शन नहीं चाहिए। यूनिवर्स को प्रोग्रेस पसंद है, यूनिवर्स को प्रोग्रेस पसंद है, यूनिवर्स को एक्शन पसंद है, यूनिवर्स को एक्शन पसंद है, यूनिवर्स को इनिशिएटिव लेना पसंद है। यूनिवर्स को इनिशिएटिव लेना पसंद है। मैं जो हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसा हूँ, उसमें ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसमें ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं जिस जगह हूँ, मैं जिस जगह हूँ, जिस हालत में हूँ, जिस हालत में हूँ, वहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ। वहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि हर कामयाब इंसान ने क्योंकि हर कामयाब इंसान ने कभी ना कभी जीरो से शुरू किया है। कभी ना कभी जीरो से शुरू किया है। मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टार्ट लूँगा, कि मैं स्टार्ट लूँगा, मैं प्रोग्रेस करूँगा, मैं प्रोग्रेस करूँगा, मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं इम्प्रूव करूँगा, और एक दिन बेहतरीन बन जाऊँगा। और एक दिन बेहतरीन बन जाऊँगा। और इसके लिए I choose I choose to love and accept myself. to love and accept myself. Relax, close your eyes, breathe deep, और एक्सहेल करने के साथ इस इमोशन को रिलीज कर दीजिए। Wow, How was it? very smooth. और जिस काम को लेके आप ये सोच रहे थे आई एम नॉट इनफ, अभी उसके बारे में एक बार सोचिए, क्या लगता है? अभी भी आपको सोचने की जरूरत है? अब सोच नहीं पा। That's it. अब थॉट निकल गया है। Yes, it's all about that. Wow. कैपेबिलिटी की कभी भी कमी नहीं है हमारे अंदर। So it's really good. So audience प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज, बहुत इफेक्टिव Definitely है। effective. And this is the very first time I'm trying this. Wow, Wow. that's great. और ये हमने बहुत शॉर्टर वर्जन किया है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास। जब हम थॉरो प्रैक्टिस करते हैं तो मल्टीपल साइकिल्स होते हैं इसके, और बड़ी से बड़ी लिमिटिंग बिलीव्स कई बार तो एक ही सेशन में चली जाती है। तो इसके आप वर्चुअल सेशंस भी दे रहे हो? जी, हम इसमें 1-to-1 सेशंस भी देते हैं, इसमें हमारे ग्रुप प्रोग्राम्स भी होते हैं। वाह, डिपेंडिंग ऑन, अगर बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हम सजेस्ट करते हैं 1-to-1 सेशंस, और कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए हमारे ग्रुप प्रोग्राम्स भी आते हैं। इसका हम कोई साइन अप फॉर्म दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को? जी बिल्कुल, इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको उसे मेंशन कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल, और हमारे जो भी सोशल मीडिया लिंक्स और बाकी लिंक्स हैं वी विल प्रोवाइड यू, एंड यू कैन, बिकॉज वी आर ऑन मिशन। यस यस सर, ऑफ कोर्स। और मेरा लॉन्ग टर्म विजन है इस प्लेटफॉर्म को एक क्लैरिटी मूवमेंट बनाना, है ना सर? ये हमारा सौभाग्य होगा, हम अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसी चीज देंगे अपनी ऑडियंस को जो लाइफ टाइम मतलब वैल्यूएबल दे। बिल्कुल, वी आर हियर फॉर ऑल द सफरर्स जो लॉस्ट हैं, जो स्टक हैं, जो ओवरथिंकिंग में फंसे हैं, और जो केपेबल हैं। It will be और ये मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्टिविटी से है। मेरे देश के जितने लोग क्लैरिटी पाएंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हमारी पॉपुलेशन होगी उतना ही हमारी कंट्री बढ़ेगा। सर जैसे इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, लाइक 10 years 5 years 15 years बिल्कुल, बिना शक जो हमारी गवर्नमेंट है अभी, सो आप रेकमेंड करोगे कि जो करंट जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एसएमईज हैं, उनको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल तो हर जगह मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, और जितने बड़े कॉर्पोरेट है उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत तरह के स्ट्रेसेस हैं, प्रेशर्स हैं, है ना। तो मेंटल हेल्थ पे तो बात हो ही रही है, तो ईएफटी उसमें मैजिकल है।
मैंने बहुत देखा है ऐसी, मैं आपको जी। सच बताऊंगा, बिल्कुल कॉर्पोरेट में लोग कहते हैं कि हम ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे, पर वो करते नहीं है। वो पीस ऑफ पेपर रह जाता है वो, कि हम ये कर रहे हैं, पर वो ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। राइट, यही समझने की ये बात है ना कड़वा मानव। सच है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लाखों रुपए ह्यूमन रिसोर्सेज पे खर्च करते हैं, हमें अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं, है ना, बट आप ये समझें कि ये मेंटल हेल्थ का सीधा सीधा कनेक्शन है प्रोडक्टिविटी से। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं तो लॉन्ग रन में हम अच्छी प्रोडक्टिविटी उनसे नहीं ले सकते, वो कितना भी कैपेबल इंसान हमने हायर किया हुआ है। तो ये समझना है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, उनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सो अकॉर्डिंग टू यू, ये जो प्रैक्टिस है ईएफटी प्रैक्टिस, सो लीडर्स भी ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए इट इज फॉर एनीवन, कोई भी ह्यूमन इसे प्रैक्टिस कर सकता है। और ऑन द लाइटर मोड में आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने अपने पेट्स पे भी ट्राई किया हुआ है। वाओ, ओके। क्योंकि इसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें हम सरोगेट ईएफटी भी करते हैं, जिसमें डायरेक्टली जिसकी प्रॉब्लम है उसको इन्वॉल्व नहीं करते, उसके बिहाफ पे कोई और करता है। और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। तो ह्यूमन वो कोई भी है, वो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई आर्टिस्ट हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। देखिए इमोशनल हेल्थ तो सबकी, इमोशनल हेल्थ तो सबको चाहिए। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है इस चीज के लिए कि नहीं, इवन हम बच्चों बच्चों के लिए भी करते हैं, पर सबके लिए स्पेशलाइज स्टेटमेंट रहते हैं, एज वाइज डिजाइन किया जाता है इसको। ठीक है। और इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हर एक इंसान को जरूर खुद को एनालाइज करना चाहिए और हील करना चाहिए। वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, एज्ड है, यंग है, मेंटल हेल्थ तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात। सो अभी आज के टाइम में करंट कॉर्पोरेट्स में जैसे रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, आपको लगता है कि ये चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी? मे बी मैं ऐसे किसी कॉर्पोरेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कर रहे हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में करें। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पेंडेमिक है वो मेंटल हेल्थ है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक। सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इस साइड पे काम कर रहे हैं, अलग अलग हीलर्स इस पे काम कर रहे हैं, बट जरूरत है कलेक्टिव एफर्ट करने की, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके एफर्ट करने। एंड आई थिंक ये चीज अच्छी तरह एग्जीक्यूट हो जाए, भारत तेजी से बढ़ेगा स्टेबिलिटी के द्वारा, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी और ज्यादा, बिना किसी शक। क्योंकि आज की डेट में यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल पॉपुलेशन हमारे पास है। आप देख लें दुनिया भर में हर जगह टॉप पोजीशंस पे इंडियंस हैं। तो इंडियन ब्रेन तो का लोहा दुनिया मान चुकी है। अगर इस ब्रेन में और क्लैरिटी आ जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। टेक्नोलॉजी के टाइम में सर लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि रील्स स्वाइप ही कर रहे हैं, वो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है सिस्टम में। है तो ये मतलब इंफॉर्मेशन, ये भी एक एस्केप मेंटालिटी है। समटाइम्स क्या होता है जब क्लैरिटी नहीं होती ना, तो हम उस टाइम को खत्म करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम घबराते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस करने से घबराते हैं। और जैसे मैंने बोला, जब तक हम प्रॉब्लम को रियलाइज नहीं करेंगे, डायग्नोज नहीं करेंगे, क्योर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड आई थिंक ये चीज इट्स पार्ट ऑफ कर्म ओनली, कि आप कर्म कर रहे हो अपने लिए, अपनी बॉडी को हील कर रहे हो और सामने वाले को भी हील कर रहे हो। बिल्कुल। देखिए एज अ ह्यूमन हमारा फर्ज है खुद को प्रायोरिटी देना। अगर मेरा बर्तन खाली है तो मैं किसी के बर्तन में कुछ डाल नहीं सकता, तो पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। जिम रॉन ने बोला है, वर्क हार्डर ऑन योरसेल्फ देन यू वर्क ऑन योर जॉब। अपने काम से ज्यादा खुद पे काम कीजिए, फिजिकली मेंटली दोनों, हर तरह से, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली फाइनेंशियली ऑल्सो। अब जब हम फिजिकली मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली अच्छे होंगे तो फाइनेंशियली ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मनी इज ऑल्सो एनर्जी। जब हमारे एनर्जी फील्ड सही होते हैं तो मनी तो पानी की तरह बहती है, मनी की कोई दिक्कत नहीं आती। करेक्ट। सर आपके साथ बातचीत करके आज मुझे बहुत मजा आया। ये मेरा पहला एपिसोड था आज, एंड आज आपकी हमें ब्लेसिंग्स भी मिली, आपकी बात सुनी हमने, एंड आई रियली बिलीव कि ये जो आपके थॉट्स थे, इनसाइट्स थे, आप हमारे ऑडियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे आने वाले समय में। थैंक यू। सो दोस्तों याद रखिए, सोचना तो जरूरी है ही, पर उस पर कर्म करना और भी जरूरी है। आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो आपका कल डिसाइड करता है। तो ये था हमारा पहला एपिसोड कर्म करो पॉडकास्ट का। मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट और नए लर्निंग्स के साथ।
टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कर्म करो।